नमस्कार दोस्तों, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दो महत्वपूर्ण टॉपिक। एक तो हम लोग कवर करेंगे घाटियों को और दूसरा कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर या हिमनद हैं। देखिए बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, पर एग्जाम में जो कि कभी एक सवाल अगर एक बन जा रहा है तो अगर एक बार आप पढ़े रहेंगे तो गलत नहीं होगा। बहुत आसान सवाल है। घाटियों में आज तक जो सवाल पूछे थे कौन घाटी किस राज्य में है, यही बड़ा सवाल पूछाता है। लेकिन अगर उस घाटी कुछ विशेषता है, कुछ उपनाम है, कुछ और खासियत है तो हम लोग वो भी देखेंगे। तो ये हाईली फैक्चुअल दोनों टॉपिक है, इनमें परेशान नहीं होना। ये चूंकि पढ़ते समय ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनको कवर करना बहुत जरूरी है। हम लोग बड़े बड़े सेक्शन कवर कर लेते हैं, लेकिन पता चला छोटे टॉपिक है, दर्रा है, घाटियां हैं, ग्लेशियर हैं, इनको हम लोग उतने कॉन्फिडेंस से कवर नहीं करते। इसलिए अगर इन पर सवाल आता है तो वो कहीं न कहीं इन सवालों की गलत होने की संभावना बनी रहती है, जबकि सवाल बहुत आसान होते हैं, बहुत सिंपल सवाल होते हैं। जब आप पढ़ेंगे एक बार देख लेंगे तो आपको लगेगा, जैसे मान लीजिए कभी आ जाए न्योरा घाटी कहाँ पर है, अराकू घाटी कहाँ पर है। अब इस तरह अगर आप पढ़े हैं जुकू घाटी कहाँ पर है, मरखा घाटी कहाँ पर है, अगर आपने पढ़ा है तो ये सवाल बहुत आसान है कि मरखा घाटी लद्दाख क्षेत्र में है, जुकू घाटी नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर में है। जून सितंबर में वहाँ बेहतरीन फूलों की खेती, मतलब फूल वहाँ पर फूलों से पूरी घाटी भर जाती है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में है, इसको 86 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। तो अगर आपने इनके नाम सुने हैं, इन पर मेहनत की है तो आप उनको आसानी से जवाब दे पाएंगे। और अगर आपने कभी इन पे काम ही नहीं किया, इन पे वर्कआउट ही नहीं किया, तो आप बड़ी बड़ी 2-4 घाटी, कश्मीर घाटी, दून घाटी, द्वार घाटी, यही केवल जानते रह जाते हैं। अब पता चलता आ गया मालना घाटी कहाँ पर, किस घाटी को बसपा घाटी कहते हैं, किस घाटी को छोटा यूनान कहा जाता है। अगर इस पे सवाल आता है कौन सी घाटी में आपका हम लोग पांगी, ये आपका जनजातियाँ, भोटिया जनजातियाँ पाई जाती हैं, पांगीवाल और भोटिया जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम अगर उन पर वर्कआउट किए रहेंगे तो बहुत आसानी से उन सवालों का जवाब दे लेंगे। तो जो हमारा पूरा टेंशन है, एक तो हम लोग जिन घाटी का पढ़ेंगे उन घाटी में देखेंगे, और फिर उन घाटी पे जो भी सवाल बनते हैं एटलीस्ट उन सवालों को हम लोग, एक तो बड़ा बेसिक सवाल राज्य पर ही बना है आज तक जो मैं बता रहा हूँ, सारी घाटियों पर राज्य पे बनता है। तो एक तो मोटा स्ट्रक्चर पता रहे कौन सी घाटी हमारी जो है वो किस राज्य में है, और किसी घाटी पे कोई अगर सवाल बनते हैं तो उसको हम लोग देखेंगे। इस तरह कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। जैसे अगर हम लोग से कोई कह दे कि भाई पुनमा ग्लेशियर कहाँ है, रेमो ग्लेशियर कहाँ है, बाल्तोरो ग्लेशियर कहाँ है, बियाफो ग्लेशियर कहाँ है, स्कामरी ग्लेशियर कहाँ है, ठीक है, हिस्पार ग्लेशियर कहाँ है, बतुरा ग्लेशियर कहाँ है, बियाफो कहाँ है, ये अगर सवाल इस तरह पूछ लिया जाता है तो कम से पुनमाह कहाँ है, तो हम कम से कम ऐसे सवालों का जवाब दे दे कि हाँ ये ग्लेशियर कहाँ पर है। तो अगर इस पर सवाल आते कांगतो ग्लेशियर कहाँ पर है, लोनक ग्लेशियर कहाँ पर है, रथोंग ग्लेशियर कहाँ पर है, जीमू ग्लेशियर कहाँ पर है, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर है, गंगोत्री ग्लेशियर तो आप जानते बड़ा फेमस है, मिलाम ग्लेशियर कहाँ पर है। तो अगर ऐसे सवाल सोना ग्लेशियर कहाँ पे है, सोना पानी ग्लेशियर कहाँ पर है, अगर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो अगर आप एक बार ग्लेशियर पर भी वर्कआउट किए होंगे, एटलीस्ट उसका मैटर एक सिस्टम से आपके पास होगा, तो अगर उसको आप 2-3 बार पढ़े रहेंगे तो ये सवालों का जवाब आसानी से दे लेंगे। अगर आपने इन पर मेहनत नहीं की, कभी पढ़ा नहीं है, वो हल्के में निकल गए हैं, केवल आप ग्लेशियर के नाम पे केवल सियाचिन ग्लेशियर के बारे में जानते हैं और कुछ नहीं मालूम है, तो हो सकता है एक सिंपल सवाल आ जाए कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा ऊंचाई पे युद्ध स्थल कौन है, सियाचिन, आप उसका जवाब दे ले। लेकिन अगर आ जाए लोनक ग्लेशियर कहाँ पे है, कांगतो ग्लेशियर कहाँ पे है, ऐसे सवाल आ जाएगा तो हो सकता है तब आप उन सवालों में फंस जाएं, उनका जवाब ना दे पाएं। और चूंकि चीज़ें बदल रही हैं, अब वो ट्रेंड पे तो सवाल एकदम रह नहीं गए हैं कि आप केवल सियाचिन पढ़ के चले जाइए आपका सवाल सही हो जाएगा। ग्लेशियर में आप 2-4 ग्लेशियर केवल जान लीजिए तो उससे काम होने वाला हमारा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग घाटियों के बारे में देखते हैं। तो घाटी को हम लोग जब देखें तो एक बुक में बेसिक मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि उससे कम से कम आपके पास एक मैटर रहेगा। तो हम लोग एक बेसिक मैप में हम लोग देख ले रहे हैं ताकि उन घाटियों के नाम हमें क्लियर हो जाए, बस केवल नाम के लिए। ये देखिए, अगर हम लोग देखें तो पहले जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है, ये पूरा जो इलाका है हमारा, खासकर लद्दाख के क्षेत्र में देखें तो लद्दाख के एरिया में ही, तो इसमें देखिए एक तो हमारा ये घाटी है, अभी हम लोग देखेंगे ग्रेट हिमालय, और ये उसके बीच पीर पंजाल दोनों के बीच में स्थित है, और इसका नाम है कश्मीर घाटी।
इसका नाम है कश्मीर घाटी। ये कश्मीर वाले देखिए क्षेत्र में है, कश्मीर जम्मू कश्मीर में है वाले एरिया में। और बाकी उसके बाद ये लद्दाख के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर ये मरखा घाटी है, बहुत इंपॉर्टेंट घाटी है। जब आप हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, आप वहाँ जाएंगे तो आप उसी मरखा घाटी होते हुए जाएंगे। जो रेंचो वाला स्कूल है इसी घाटी के सहारे स्थित है, तो मरखा घाटी है। यहीं पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक नुब्रा घाटी है। सियाचिन जाने के लिए इस घाटी का सहारा हमको लेना पड़ता है, इसी घाटी से हम लोग सियाचिन जाते हैं। ये देखिए सुरु घाटी है, ये सुरु घाटी हमारी ये करगिल के एरिया में है। तो ये जम्मू कश्मीर में यानी कि लद्दाख के क्षेत्र में 3 घाटियां हैं और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में एक घाटी, इसको हम लोग कश्मीर घाटी कहते हैं। तो कम से कम हमको एक नाम पता होना चाहिए। उसी तरह से हम लोग अगर देखें ये देखिए हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो चंबा घाटी, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल, स्पीति, सांगला, मालना, पार्वती, किन्नौर और थांगला। तो लगभग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 9-10 ये देखिए जो घाटी हमारे सामने है, ये सब कहाँ पर है? हिमाचल में। तो 4 घाटियां के आसपास तो हम लोग देख रहे हैं इस एरिया में, और लगभग 9 या 10 घाटियां हम यहाँ देख ले रहे हैं। उसके बाद उत्तराखंड में आते हैं। देखिए भाई उत्तराखंड में आएंगे, ये देखिए उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में अगर हम लोग देखें दून घाटी, मिलाम घाटी या इसी को जोहार घाटी हम लोग कहेंगे। उसके बाद धर्मा घाटी, उसके बाद हम लोग नेलांग घाटी, फूलों की घाटी, ये देखिए, और सोर घाटी, ये पिथौरागढ़ इलाके पे है। ये सारी घाटियां हम कहाँ देख रहे हैं? सब ये सब उत्तराखंड में हमारी हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग देखिए सिक्किम में अगर जा रहे हैं तो सिक्किम में हम बहुत इंपॉर्टेंट है यूथांग घाटी, हॉट स्प्रिंग क्षेत्र है। यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन नामक वनस्पति पाई जाती है, तो यूथांग घाटी देख रहे हैं। और अब यहीं पर हम लोग देखेंगे तो चुम्बी घाटी, ये देखिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये नागालैंड मणिपुर वाले क्षेत्र में, यहां पर हम लोग देखेंगे जूकू घाटी। तो ये देखिए आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, ये आंध्रा वाले क्षेत्र में अराकू घाटी, ये आंध्र प्रदेश में है। और ये नागालैंड में। वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो सिलीगुड़ी घाटी और न्योरा घाटी, न्योरा, ये दोनों वेस्ट बंगाल में है। तमिलनाडु में थम्बम घाटी, केरल में साइलेंट वैली या शांत घाटी, बहुत अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है पलक्काड़ जिले में। ये देखिए, तो इतनी महत्वपूर्ण घाटियां हैं। अगर हम लोग देखें तो 10, लगभग 9, 10, 14, 15 इधर हो गई, 2-3 यहाँ हो गई, तो कुल मिला के लगभग 20-25 घाटियां हैं जिनके बारे में हमको जानना है। तो एक तो बहुत क्लियर कट ऐसे टॉपिक को जब हम लोग पढ़ें तो राज्य में तो कोई डाउट ना हो। जैसे आपसे हमने कहा जूकू घाटी तो नागालैंड, न्योरा वेस्ट बंगाल, अराकू आंध्र प्रदेश, मरखा घाटी कहाँ पर? नुब्रा, आप कहाँ? मरखा घाटी कहाँ पर? लद्दाख वाला क्षेत्र में। थम्बम घाटी कहाँ? तमिलनाडु में। शांत घाटी कहाँ? केरला में। मिला में जोहार घाटी कहाँ पर? उत्तराखंड में। लाहौल, कांगड़ा, स्पीति, सांगला, मालना, पार्वती, किन्नौर, सारी घाटियां कहाँ पर? तो हम ये देख लेंगे। तो कभी इन पे सवाल आ जाए तो सीधा हम इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। कभी गलत नहीं होना चाहिए, एक दिमाग में हमारा बड़ा क्लियर कट होना चाहिए। अब हम एक एक घाटी को उठाएंगे,
पहले ऊपर क्षेत्र लिख लेंगे, फिर हम लोग उसको देखेंगे, कवर करेंगे। तो पढ़ने का ढंग हमारा यही होना चाहिए, जब हम टॉपिक को कवर करें तो हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ने का तरीका ही होना चाहिए। कुछ एक तो पहले बात मैपिंग क्लियर रहे, कम से कम उससे मैपिंग क्लियर मतलब राज आपके एकदम क्लियर रहे। बहुत एग्जैक्ट जगह पे तो आप बहुत जाने का ना प्रयास है, ना इतना है कि आप वहीं एग्जैक्ट आप वहीं पे समझिए, बस आज सिक्किम है तो सिक्किम समझे रहिए। इन सब के अलावा इस पर जो विशेष सवाल बनता है, इनकी विशेषताओं पर उसको कवर कर लेंगे। तो इस टॉपिक को हम आसानी से कवर कर लेंगे। छोटा टॉपिक है, इस पर कभी कोई सवाल बने तो हम लोग उनके आसानी से जवाब दे दें। तो इस तरह हम इसको देख लेते हैं। तो ये स्टार्ट कर, सबसे पहले हम लोग इस क्षेत्र से स्टार्ट करेंगे और लास्ट सारी घाटियों को हम लोग कवर करेंगे। तो ये सारा मैटर में आपको पूरा कंप्लीट मिल भी जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले लद्दाख वाला एरिया। देखिए लद्दाख में सबसे पहले देखिए भाई आपका मरखा घाटी। तो मरखा घाटी से पहली लाइन देखिए, मरखा घाटी के बारे में बहुत बेसिक जानकारी लद्दाख क्षेत्र में है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो नेशनल पार्क है, एरिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। वहीं पे जाने का रास्ता है, पहुंचने का मार्ग, पहुंचने का मार्ग इसी घाटी से। तो ये देखिए, बस इसमें केवल एक ही लाइन जानना था, हमने नोट डाउन कर लिया। कहां पर है? लद्दाख एरिया पे है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान पहुंचने का मार्ग किस घाटी से? इसी घाटी से। दूसरा देखिए भाई नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी। तो नुब्रा घाटी रिवर में जब आप देखते हैं तो ये सिंधु नदी, उसकी सहायक नदी श्योक, और श्योक की सहायक नदी है नुब्रा। तो नुब्रा घाटी और नुब्रा, और ये देखिए यहाँ पर सियाचिन। तो सियाचिन जाने के लिए इसी घाटी से रास्ता गुजरता है। तो नुब्रा घाटी के बारे में अगर आ जाए तो आप कह सकते हैं श्योक की सहायक, श्योक की सहायक नदी, सहायक नदी नुब्रा के सहारे ये घाटी स्थित है। और दूसरा सियाचिन जाने का रास्ता, सियाचिन जाने का मार्ग। तो आज के बाद सियाचिन जाने का मार्ग किस घाटी या किस नदी के सहारे कभी आ जाए तो नुब्रा घाटी या नुब्रा नदी है, तो आपका आंसर हो जाएगा नुब्रा घाटी या नुब्रा नदी, कुछ भी रिवर में रहे ये हो जाएगा। सुरु, सुरु भी सिंधु की सहायक नदी है सुरु। और सुरु करगिल नाम सुना होगा आपको। तो करगिल पहुंचने का मार्ग, सुरु घाटी से करगिल पहुंचने का मार्ग। तो करगिल क्षेत्र में जाने के लिए किस घाटी का प्रयोग किया जाता है? सुरु घाटी का प्रयोग किया जाता है। तो ये लद्दाख क्षेत्र में तीन प्रमुख घाटियां थी, और कम से कम हमने एक बेसिक उनके बारे में जानकारी ले ली। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा हमें क्लियरिटी आई कि कम से कम हम उनके बारे में जब पढ़ें, उन पे कभी कोई सवाल बने तो हम बता दें। अब ये जम्मू कश्मीर देखिए, इस क्षेत्र में कश्मीर घाटी, आप अच्छे से इसके बारे में जानते हैं। महान हिमालय पर्वत और पीर पंजाल के मध्य, महान हिमालय, इसको हम लोग ग्रेट हिमालय कहें, महान हिमालय एवं पीर पंजाल, पीर पंजाल पहाड़ आपका पर्वत श्रृंखला के मध्य। ये पीर पंजाल आपको पता है कि मिडिल हिमालय का पार्ट है, उनके दोनों के बीच में ये ग्रेट हिमालय फैला हुआ है, और ये पीर पंजाल, फिर ये धौलाधर, दोनों के बीच में देखिएगा। बहुत क्लियर होना चाहिए। देखिए 2-3 चीजें एकदम क्लियर रहे, थोड़ा सा आपका और अच्छा मैपिंग क्लियर हो जाएगी। देखिए ये जो घाटी है, ये ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय, और ये पीर पंजाल है। इन दोनों के बीच जो घाटी है, यही घाटी कहलाती है कश्मीर घाटी। घाटी कहलाती है कश्मीर घाटी, ध्यान रखिए। और ये पीर पंजाल और नीचे धौलाधर है, ये पीर पंजाल और धौलाधर, ये देखिए इन दोनों के बीच जो घाटी है, ये देखिएगा। अभी इस घाटी को कहेंगे कुल्लू घाटी, और उसके बाद ये धौलाधर के नीचे जो घाटी है इसे कहेंगे कांगड़ा घाटी,
तो बड़ा क्लियर है, 3 घाटियां क्रम से, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा। तो कश्मीर में श्रीनगर में महत्वपूर्ण शहर है, कुल्लू में कुल्लू मनाली, कांगड़ा में धर्मशाला है। तो ये सब देखिएगा, पीर पंजाल, महान हिमालय, पीर पंजाल धौलाधर के दक्षिण में। जब आप पढ़ेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस इनके बारे में 2-2 3-3 लाइनें लिख सकते हैं आप। अगर तो आपसे कोई पूछे कश्मीर घाटी के बारे में तो कहाँ है, तो महान हिमालय में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। देखिएगा, श्रीनगर जो प्रमुख शहर है वो इसी घाटी पर स्थित है। डल झील वो इसी घाटी के में है। झेलम नदी वो सब इसी घाटी के सहारे, किसमें, कश्मीर घाटी के सहारे। डल झील है, झेलम नदी इसी घाटी के सहारे बहती है। श्रीनगर नामक महत्वपूर्ण शहर इसी घाटी के सहारे स्थित है। तो ये आपका घाटी क्या कहलाएगी, आपकी कश्मीर घाटी कहलाएगी। तो इसके बारे में अगर आपको आ जाए तो कम से कम आप कुछ बता सकते हैं, ठीक। और हम लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश। ये देखिए, हिमाचल सबसे पहले में चंबा घाटी। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में। ये जो हम लोग देखेंगे धर्मशाला, आपका खजियार, धर्मशाला, खजियार को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो खजियार, ये सब घाटी जो है, जैसे चंबा जो घाटी है हिमाचल प्रदेश में, उसी के सहारे ये खजियार, धर्मशाला जैसे नामक महत्वपूर्ण शहर है। किस घाटी के सहारे, चंबा घाटी के सहारे, उसके लिए जानना है। कुल्लू घाटी, कुल्लू, अभी देखिए हम लोग मैप में देखा था कुल्लू घाटी के बारे में। पहली बात, कुल्लू घाटी पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में है। पीर पंजाल एवं धौलाधर दो पर्वत श्रृंखलाएं के मध्य, धौलाधर के मध्य। कोई पूछे, इसको देवताओं की घाटी कहा जाता है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी। यहाँ पे 7 दिन का दशहरा बहुत फेमस है इसको यहाँ पर, देखिएगा भाई। और कुल्लू, मनाली, रोहतांग, जो पूरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है सब इसी घाटी के सहारे हैं। रोहतांग ऊंचाई पर है। हम लोग शहर पे देखें तो कुल्लू मनाली जो शहर है वो इसी घाटी पर स्थित है शहर। तो कुल्लू घाटी के बारे में, पीर पंजाल धौलाधर के मध्य स्थित है। इसको देवताओं घाटी कहते हैं। इसकी यहाँ पे 7 दिनों का दशहरा लगता है। इसको कुल्लू मनाली नामक महत्वपूर्ण जो शहर है वो इसी घाटी के सहारे स्थित है। उसका नाम जो है कुल्लू घाटी। फिर कांगड़ा घाटी, 2 लाइन इसके बारे में सेम वही। धौलाधर के दक्षिण में, धौलाधर के दक्षिण में। अच्छा, इसी घाटी से रावी नदी, ये रावी नदी के उत्तर में। तो धौलाधर के दक्षिण में स्थित है। धर्मशाला नामक महत्वपूर्ण शहर यहीं पे है। धर्मशाला नामक महत्वपूर्ण शहर। 2 लाइनें केवल, बस ये हो जाए कि एक बार आपने पढ़ा है। धर्मशाला नामक महत्वपूर्ण शहर कहाँ पर है, तो कांगड़ा घाटी में। तो कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सारी महत्वपूर्ण घाटियां हमको कहाँ देखने को मिल गई, देखिए सब हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे। इन सब के अलावा हिमाचल प्रदेश में हम लोग और अगर देखें, देखिए तो वो हम लोग देखेंगे लाहौल। तो लाहौल जो घाटी है, देखिएगा सतलज। अब हम लोग देखें 2 नदियां हैं, चंद्र और भागा, जो आगे चल के चिनाव कहलाते हैं मिलने के बाद। तो चंद्र और भागा नामक जो नदियां हैं इसी घाटी में बहती हैं। चंद्र भागा, इसको हम लोग चिनाव कहेंगे, इसी घाटी में बहती है। इसी घाटी में बहती है। किस में? आपका लाहौल। स्पीति देखिएगा,
स्पीति घाटी देखिएगा, स्पीति सतलज की सहायक नदी है स्पीति, तो उसके सहारे जो घाटी बनी है उसको हम लोग स्पीति घाटी कहते हैं। तो सतलज की सहायक नदी है, स्पीति है, परिछू है, सतलज की सहायक नदी। अब प्लस इस पर एक ताबो नामक बौद्ध मठ बहुत इंपॉर्टेंट है, ताबो बौद्ध मठ बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूछ सकता है किस घाटी के सहारे ताबो बौद्ध मठ बना हुआ है, तो स्पीति घाटी के सहारे। तो ये अगर आ जाए तो कम से कम आप बता दीजिए। उसके बाद मालना घाटी, इसको भारत का छोटा यूनान कहा जाता है। इस घाटी को भारत का छोटा यूनान, एथेंस, छोटा यूनान। तो मालना घाटी को भारत का छोटा यूनान कहा जाता है। कभी आ जाए सवाल तो कम से कम बता सकते हैं किस घाटी को भारत का सबसे छोटा यूनान कहा जाता है, तो आपका ये घाटी हो जाएगा सांगला घाटी। देखिए भाई, सांगला घाटी, इसको वस्पा घाटी भी कहा जाता है। वस्पा घाटी इसका उपनाम है। तो किस घाटी को वस्पा घाटी के नाम जाना जाता है? सांगला को। तो 3 उधर 4 बड़ी बड़ी इधर, जैसे हम लोगों ने वहाँ चंबा, कुल्लू, कांगड़ा देखा, यहाँ पर लाहौल, स्पीति, मालना और सांगला घाटी देखा। ये हमने घाटियाँ देखी, देख रहे हैं। सारी हिमाचल प्रदेश में घाटियाँ हो गई, 4 देखिए 7 घाटियाँ हो गई। इसके बाद पार्वती घाटी, ये देखिए पार्वती घाटी भी, पार्वती नदी है वहां पर, उसके सहारे है। देखिएगा पार्वती नदी। इसके साथ साथ देखिए क्यों फेमस है कि मणिकर्ण, मणिकर्ण एक गर्म जल का स्रोत है। और ये तो मणिकर्ण जाने का मार्ग, तो मणिकर्ण जाने का मार्ग जो है इसी पार्वती घाटी के सहारे है। मणिकर्ण जाने का मार्ग, जब आप कुल्लू की तरफ जाते हैं तो बीच में मणिकर्ण स्थान पाता है। तो मणिकर्ण जो है जाने का आपका जो गर्म जल का स्रोत है। और ये सिख आपका धर्म का, सिख और हिंदू दोनों धर्म का महत्वपूर्ण स्थल भी है। तो कोई पूछे पार्वती घाटी के बारे में तो कम से कम आप बता सकते हैं। उस तरह हम लोग पार्वती के बाद देखिए भाई किन्नौर घाटी है। किन्नौर घाटी तिब्बत और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे जो आखिरी गांव चिटकुल है वहां जाने का रास्ता है। तो हिमाचल तिब्बत, हिमाचल एवं तिब्बत के बॉर्डर के मध्य, तिब्बत के बॉर्डर के मध्य है आखिरी, हिमाचल का जो आखिरी गांव है चिटकुल, आखिरी गांव चिटकुल, चिटकुल, चिटकुल जाने का मार्ग इसी घाटी के सहारे है। इसको हम लोग कहते हैं किन्नौर घाटी। ये देख ले रहे हैं। एक तरह पांगी घाटी, तो हिमाचल प्रदेश में पंगवाल और भोटिया ये जनजातियां हैं। ये जनजातियां इसी घाटी में, पंगवाल से इसको पांगी घाटी कहते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो 3 उधर 4, 3, 7, 3, 10 या 10 महत्वपूर्ण घाटियां हैं हिमाचल प्रदेश पे, जिन पर अब कभी सवाल बने तो कांगड़ा कुल्लू के अलावा भी आप लोग चंबा, कांगड़ा है, कुल्लू है, लाहौल है, स्पीति है, मालना है, हमने देखा सांगला घाटी है, किन्नौर पार्वती है, किन्नौर है, पांगी है। इन घाटी के बारे में भी जाने रहेंगे। तो अब कम से कम सवाल बनेगा तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक, तो ये सारा हिमाचल प्रदेश की घाटियां हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तराखंड की घाटियां। उत्तराखंड में सबसे पहले दून घाटी, दून घाटी देखिएगा भाई, दून घाटी जैसे जहां पे देहरादून है। द्वार घाटी में देखिएगा भाई आपका हरिद्वार है। तो दून घाटी ये लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित
और देहरादून इसी सहारे स्थित है, देहरादून सहारे यहीं पर है। द्वार घाटी में आ जाओ, द्वार घाटी में सेम यही लाइन और हरिद्वार स्थित है, ये देखिए। उसके बाद हम लोग देखें जोहार घाटी। इस जोहार घाटी को हम लोग मिलाम घाटी भी कहते हैं या गौरी गंगा घाटी। इसका उपनाम, किस घाटी को मिलाम घाटी गौरी गंगा घाटी कहते हैं? तो जोहार घाटी को। तो छोटे छोटे लाइन, सोर घाटी। तो सोर घाटी ये पिथौरागढ़ वाले इलाके पर है, पिथौरागढ़ के क्षेत्र में है सोर घाटी, ये भाई देखिए। और यहाँ पर कत्यूरी वंश, इस घाटी के सहारे कत्यूरी वंश का शासन था। तो यहाँ पे उत्तराखंड में बहुत महत्वपूर्ण वंश है कत्यूरी वंश, उनका शासन इसी सोर घाटी पे था। और कहते हैं जो कत्यूरी थे, इसके जो राजा थे वो अयोध्या से आए थे। ये पूछा गया एक बार कहाँ से आए थे, तो अयोध्या से आए थे। तो आ सकता है आए थे। तो अयोध्या का जो कत्यूरी वंश था, उत्तराखंड में जहाँ शासक भागमा के अयोध्या से आए थे, वो कहाँ पर था? पिथौरागढ़ में। किस घाटी में था? तो वही सोर घाटी में हो जाएगा। इनके अलावा ये 4 घाटियां देखिए हो गई। इनके अलावा 2 घाटियां और हैं, इनको आप एक का नाम खूब सुनोगे आप लोगों ने, फूलों की घाटी। ये बहुत फेमस है और खासकर जो जोशीमठ में इस समय घटना घट रही है उसके हिसाब को लेकर तो और बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह वहाँ दरारें आ रही हैं, किस तरह टनल बनने से, या वहाँ पर लगातार जिस तरह से वहाँ के प्राकृतिक तत्वों के साथ छेड़छाड़ किया गया है, वहाँ पर कि जिस तरह से जोशीमठ ही महत्वपूर्ण रुकने का स्थान था, चाहे फूलों घाटी जाना हो, चाहे बद्रीनाथ जाना हो, चाहे जहाँ जाना हो आपको। तो इसलिए जो फूलों की घाटी है चमोली जिले में है, चमोली जिले में। देखिए ये बायोस्फीयर रीजन है, कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। दो 2004 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर में। देखिए ये शामिल हुआ है 2004 में। कौन घाटी भाई? फूलों की घाटी। उस तरह एक घाटी और यहाँ पर फेमस है, नेलांग की घाटी। ये नेलांग की भी घाटी बहुत है। केलांग पूछे तो हिमाचल, नेलांग पूछे तो उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में। जब आप गंगोत्री जाते हैं जिले में स्थित, तो हर्षिल के जब आगे आप बढ़ेंगे, गंगोत्री के बीच में लगभग 23-24 किलोमीटर की दूरी है। तो वहीं पर गंगोत्री से लगभग 7-8 किलोमीटर पहले घाटी चली गई है, चाइना की बॉर्डर तक, उससे हम लोग कहते हैं नेलांग की घाटी। ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है, भारत चीन सीमा पर है, सीमा पर। 1962 के बाद ये घाटी बंद कर दी गई थी, 2015 से फिर शुरू कर दी गई है पर्यटन के लिए। 15 से पुनः शुरू हो गई, खुल गई है। अब यहाँ पे कुछ लोग को दूरी पर आप जा भी सकते हैं नेलांग घाटी पर। तो नेलांग घाटी है कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो कभी आप देखिए तो घाटी कम से कम नाम आपको क्लियर हो जाए। अब उत्तराखंड आ जाए तो दून घाटी, द्वार घाटी, फूलों घाटी तो आप जानते ही जानते हैं। इसके अलावा चाहे सोर घाटी पूले, चाहे जोहार घाटी पूछ ले, चाहे नेलांग घाटी पूले, चाहे फूलों घाटी पूले, आप उसको बता लेंगे। एक धर्मा घाटी है यहाँ पर, देखिएगा यहीं पर एक धर्मा घाटी भी है। धर्मा घाटी तो धर्म गंगा नदी है, उसी जो घाटी जो बनती है उसको धर्मा घाटी कहते हैं, धर्म गंगा नदी के सहारे। तो ये सारी जो घाटियां हमने देखी है, सारी घाटियां कहाँ हो जाएंगी भाई? उत्तराखंड में हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट, इनको भी हमने एक बार देख लिया। उसके बाद हम लोग अगर उत्तराखंड के बाद जाएं तो अगर हमारे सामने जो राज्य मिलेगा, देखिए वो मिलेगा भाई सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो पहले हम लोग देखिए भाई पश्चिम बंगाल देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में पहला देखिए हमारे सामने नेओरा घाटी। नेओरा घाटी, इसके बारे में भाई पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग वाले जिले में है। पश्चिम बंगाल के
ये कलिंपोंग जिले में स्थित कौन घाटी भाई? न्योरा घाटी। ये 1986 में राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क घोषित। न्योरा घाटी 1986 में नेशनल पार्क घोषित कर दी गई। तो न्योरा घाटी आज के बाद किस राज्य में कोई पूछे तो आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। नाम ही केवल जानना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। उसके बाद सिलीगुड़ी घाटी, ये सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे भारत का चिकन नेक कहा जाता है। जो भारत पश्चिम बंगाल जो नॉर्थ ईस्ट से जिस घाट मिलता है, जिस पतली इसी को हम लोग इसको चिकन नेक कहा जाता है। तो सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इस घाटी को भारत का चिकन नेक कहा जाता है। भारत का चिकन नेक। तो किस घाटी को भारत का चिकन नेक कहा जाता है? सिलीगुड़ी घाटी को। और ये दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में स्थित है। दार्जिलिंग क्षेत्र, वहां पर स्थित है घाटी। कौन? आपकी सिलीगुड़ी घाटी। तो इस पर कभी सिलीगुड़ी घाटी पे आ जाए तो कम से कम आप बता सकते हैं। तो ये कहाँ था भाई? वेस्ट बंगाल में 2 महत्वपूर्ण घाटियां थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिक्किम। यूथांग घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथांग घाटी ये अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ पर रोडोडेंड्रॉन नामक हिमालय की वनस्पति पाई जाती है। रोडोडेंड्रॉन नामक वनस्पति पाई जाती है। तो किस घाटी में रोडोडेंड्रॉन नामक वनस्पति पाई जाती है? तो भाई यूथांग घाटी देखिए हो गया। ये हॉट स्प्रिंग क्षेत्र है। क्षेत्र घोषित है ये। सिक्किम में घाटी और है चुंबी घाटी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लाओस से तुमने जो अपनी 5 उंगलियां महत्वपूर्ण बताई थी हथेली वाले के बाद, उसमें चुंबी घाटी का भी जो एरिया था, सिक्किम में चुंबी घाटी है, तिब्बत का एरिया है, लद्दाख का एरिया है, उधर हिमाचल एरिया है। तो चुंबी घाटी जो है ये भी सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण घाटी है। सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण घाटी। 2 प्रमुख दर्रे हैं यहाँ पे, चाहे वो नाथुला हो और चाहे जयलेपला हो। याद होगा दर्रा। इसी घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। इसी घाटी को चीन के तिब्बत से जोड़ता है। किस घाटी को भाई? चुंबी घाटी को। तो दोनों दर्रे कहते हैं इसी घाटी के सहारे स्थित हैं। वो नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। तो दोनों दर्रे कहाँ पर हो जाएगा भाई? सिक्किम में 2 घाटियां हो जाएंगी जो इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद नागालैंड। एक घाटी केवल, जुकू घाटी। जुकू घाटी। तो ये घाटी मुख्यतः नागालैंड में है, लेकिन नागालैंड मणिपुर के बॉर्डर पर, नागालैंड एवं मणिपुर की सीमा पर स्थित, सीमा में स्थित है कौन घाटी भाई? ये जुकू घाटी। और यहाँ पर जून एवं सितंबर में जिस तरह से फूलों घाटी उत्तराखंड में है, यहाँ पर फूल लगते हैं, तो इसीलिए पूरे फूलों से भर जाती है घाटी। कब? जून और सितंबर में। तो जुकू घाटी जो है एक तरह नॉर्थ ईस्ट की जो है आपका फूलों की घाटी, इसको हम लोग जुकू घाटी के नाम से जानते हैं। है कहाँ पर? ये नागालैंड में हो जाएगा। उस तरह आपसे कोई पूछे अराकू घाटी, ये देखिए भाई अराकू घाटी। तो अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है।
जो जो है मैं इम्पोर्टेंट सब हम लोग कवर कर ले रहे हैं। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। ये 4 पहाड़ियां हैं, देखिए भाई। गलीकोंडा, रक्ताकोंडा, सुकरीमिट्टा, ये भाई देखिए चित्तामोगोंडी के मध्य स्थित, पहाड़ी के मध्य। तो ये घाटी जो है अराकू घाटी, आंध्र प्रदेश में 4 पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी स्थानीय पहाड़ियां हैं। गलीकोंडा, रक्ताकोंडा, सुकरीमिट्टा और चित्तामोगोंडी। तो इन्हीं पहाड़ियों के मध्य कौन घाटी स्थित? अराकू घाटी। तो कभी पूछे 4 पहाड़ियां कौन कौन, तो उसका नाम जाने रहिए। यद्यप केवल राज्य ही पूछा गया है, लेकिन आप अगर चाहें तो भी जान सकते हैं। इस तरह भाई थम्बम घाटी, ये तमिलनाडु में है। थम्बम घाटी और 3 पहाड़ियां वहां पर हैं, थेक्काड़ी, बरसुनद और कोडाईकनाल, नीलगिरी क्षेत्र वाला, पहाड़ी के मध्य। तो कोई पूछे आज के बाद थम्बम घाटी के बारे में, तो किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु में थेक्काड़ी, बरसुनद, कोडाईकनाल पहाड़ियों के मध्य जो घाटी बने, उसी घाटी को हम लोग जो है आपका थम्बम घाटी के नाम से जानते हैं। लास्ट देखिए घाटी और इंपॉर्टेंट घाटी, शांत घाटी, जिसको साइलेंट वैली भी कहा जाता है। कई जगह पे हिंदी ही लिखा इसका मिल जाता है, साइलेंट वैली। ये केरल राज्य में है। देखिए केरल राज्य के पलक्काड़ जिले में स्थित है। आपको पता है पश्चिमी घाट पे है। पश्चिमी घाट पर पर्वत श्रृंखला पे अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ आपको पता है अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। इसके वजह से सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर है। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता देख लीजिएगा। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता, जैव विविधता को लेकर बहुत अलग अलग ऑप्शन होते हैं कि उसमें कोरल्स है कि पश्चिमी हिमालय पर, लेकिन उस तरह अगर एक घाटी में किसी स्थान में देखें तो कौन रहेगा भाई? शांत घाटी। भारत में सर्वाधिक विविधता वाली घाटी कौन हो जाएगी आज के बाद? तो शांत घाटी या साइलेंट वैली। किस राज्य में है? केरल में है। कहाँ पर है? पलक्काड़ जिले में है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरह देखिए एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम लोगों ने कहा था घाटी, उसको हमने कवर किया। उसका एक छोटा टॉपिक और रहेगा ग्लेशियर, बस कुछ के नाम जानने हैं। बाकी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप पढ़ें, चीज़ों को समझें, तो एक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम इन टॉपिक को जब कवर करें तो कम से कम एट लीस्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हो कि हम कैसे इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो देखिए अब हमारा जो अगला छोटा सा टॉपिक है उसका नाम रहेगा ग्लेशियर। या हिमनद, कहीं कहीं पे हिमानी, जो भी लिखा है लिखिए। तो अब देखिए ग्लेशियर बर्फ रूपी, जो पृथ्वी पर बर्फ रूपी जो चट्टान, एक चट्टान पाई जाएगी, उसी को बर्फ रूपी चट्टान को ही एक तरह बहुत सिंपल भाषा में पृथ्वी की धरातल पर पाई जाने वाली बर्फ रूपी चट्टान को ही ग्लेशियर या हिमनद कहा जाता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी में ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी पर जो ध्रुवों के पास जो ग्लेशियर पाए जाएंगे, बर्फ पाई जाएगी, उसको हम ध्रुवीय ग्लेशियर कहेंगे। इसके अलावा जब हम किसी जगह पर पहाड़ी क्षेत्रों पर या पर्वतीय क्षेत्रों पर अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, आप पता है कि 165 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता चला जाता है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वहां जाने के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा और वो जो हिमांक के बाद, जलवाष्प हिमांक के बाद सीधा बर्फ में बदल जाएगी। और पर्वतीय
चोटियों के सहारे जो बर्फ है, देखिएगा भाई ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, मान लेते हैं। उसके बाद एक निश्चित ऊंचाई में जाने के बाद ये मान लेते हैं, यहाँ जाने के बाद जो जलवाष्प है देखिएगा वो सीधा जो है बर्फ में पिघल जा रहा है। हिमांक पॉइंट के नीचे देखिए, ये जो बर्फ पिघल गया, ये देखिए यही हमारा ग्लेशियर कहलाएगा, ग्लेशियर या हिमनद, हिमनद। और ये कहलाएगी हिमरेखा, ये देखिए ये कहलाएगी हमारी हिमरेखा। इसके ऊपर ही जाने पर देखिएगा भाई ग्लेशियर पाए जाएंगे। अब डिपेंड ये करता है, देखिएगा भाई ये जो हिमरेखा हमारी है ये निर्भर करता है कि वर्षा की मात्रा कैसी है। और किसी क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी, जलवाष्प नहीं होगी, तो जनरल सी बात है अगर वर्षा की मात्रा कम है या जलवाष्प उस क्षेत्र में कम है तो ये हिमरेखा की ऊंचाई बढ़ जाएगी और ऊंचाई पे जाने के बाद जो है यहाँ पर ग्लेशियर बनेगा। अगर हम लोग जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है तो हिमरेखा की ऊंचाई कम हो जाएगी। इसलिए जो हिमरेखा की ऊंचाई है ये डिपेंड करती है कि ये जो स्थान है वो किस अक्षांश के ऊपर है, यानी अक्षांशीय स्थिति डिपेंड करती है। जैसे अब हम लोग विषुवत रेखा के ऊपर जाएंगे, यानी कर्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है 23.5 डिग्री के पास जाएंगे तो जनरल सी बात है वहां पर अधिक ऊंचाई पर जाएंगे, ठीक है, तो अत्यधिक ऊंचाई पर जाएंगे। और अगर ये ध्रुवों के ऊपर जा रहे हैं तो कम ऊंचाई पर ये मिल जाएगी। यानी कि अगर हम लोग देखें तो अक्षांश स्थिति क्या है, इस पर निर्भर करता है हिमरेखा की आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है, वर्षण की मात्रा इस पर भी निर्भर करता है कितनी वर्षा हो रही है। जलवाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है। स्थलाकृतिक दशाएं, ये समुद्र तट से कितना दूर है, नजदीक है, इन सब पर भी निर्भर करता है। तो इस तरह समझ सकते हैं कि जो हिम रेखा है इसका मतलब अगर हम लोग हिमालय पर ही देखें तो अगर हिमालय पे गौर करें भारत में, अगर देखिए हम लोग ये हमारा हिमालय है, ये इसको मोटा मोटा दो भागों में बांट देते हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। ये लगभग 88 डिग्री ईस्ट के सहारे दो भागों में लगभग बढ़ जाता है। और अगर हम लोग अगर हिमालय क्षेत्र में हम लोग मानसून को देखें, वर्षा की मात्रा को देखें, तो यहाँ जो मानसून आता है वो मानसून ऐसे आता है, ऐसे और ऐसे जाएगा इस तरफ। इसका मतलब कि पूर्वी हिमालय में वर्षा ज्यादा होगी, जलवाष्प भी रहेगी। ये समुद्र तल है, पूर्वी हिमालय समुद्र के नजदीक भी है, तट के नजदीक भी है। और तो और अक्षांश में ये अक्षांश है और ये अक्षांश है। निम्न अक्षांश स्थिति इसकी देखिए मिलने की, यहाँ पर वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी। तो हो सकता है कि हिम रेखा यहाँ पर कम ऊंचाई पर ही बर्फ मिलने लगे, यहाँ पर अधिक ऊंचाई पर बर्फ मिलती है। इसलिए पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में अगर हम लोग देखें हिम रेखा में दोनों में अंतर है। ये 4300 मीटर, ये देखिए कि 4300 मीटर और ये 5800 मीटर। कई बार पूछा जाएगा कि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई कहाँ ज्यादा है, तो पश्चिमी हिमालय में वर्षा की मात्रा चूंकि कम है, समुद्र तल से दूरी कम है, जलवाष्प की का प्रभाव वहां पर कम पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर अधिक ऊंचाई पे जाने पे बर्फ मिलती है, यहाँ पे कम ऊंचाई पे जाने पे बर्फ मिल जाती है। यहाँ 4300 मीटर पे हो जाती है, यहाँ पे लगभग जो है 5800 मीटर पे हो जाता है। एवरेज अगर हम लोग हिमालय पे देखें, एवरेज देखें तो 4500 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर अगर आप लोग ऊपर जाएंगे समुद्र तल से तो वहां पर आपको बर्फ मिलनी शुरू हो जाएगी। तो एवरेज अगर हिमालय पे देखें, हिमालय पर एवरेज देखें तो 4500 से लेकर 6000, खासकर ये ग्रेट महान हिमालय में। वैसे हिमालय में देखा जाए अगर हिमालय शब्द यूज करते हैं उसमें हिमालय में हमको ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, सारे हिमालय आ जाएंगे। अगर इसका एवरेज देखें तो वो 4300 से लेकर 6000 मीटर है। अगर हम लोग महान हिमालय स्पेशली केवल जो जहाँ मेन जो हिमालय है, अगर महान हिमालय में एवरेज देखें तो वो हमारा 4500 से लेकर 6000 मीटर है। इस पर कभी फैक्चुअल सवाल गलत नहीं होना चाहिए। महान हिमालय पर हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी है, 4500 से लेकर 6000 मीटर के बीच में। केवल हिमालय पूरे 4300 से लेकर 6000 विकल्प रहेगा। पूर्वी हिमालय में कहते 4300 है,
पश्चिमी हिमालय में कह दे तो भाई आपका 5800 है। तो इस तरह हम लोग अगर देख ले रहे हैं, और शायद अगर थोड़ा सा जब आप मानसून को चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आप बहुत बेहतर कॉन्फिडेंस में आप आ जाएंगे। तब आप देखेंगे अगर हम लोग हिमालय को, पूरे हिमालय को बेसिक, ये देखिए हिमालय हमारा है, और इस हिमालय को हम लोग ये देखिए पंजाब हिमालय क्षेत्र के हिसाब से, उसके बाद कुमायूं हिमालय यानी कि उत्तराखंड वाले इलाके में, पंजाब कह देते हैं तो हिमाचल और जम्मू वाला हिस्सा आ जाता है। नेपाल हिमालय में पूरा नेपाल देखिएगा। उसके बाद हम लोग अगर और देखें नेपाल हिमालय के बाद फिर असम हिमालय, वही पंजाब। उसके बाद फिर देखो इसको इन्होंने कश्मीर हिमालय कहा है, कश्मीर पंजाब में हिमाचल वाला जो है। ये देखिए अगर हम लोग 5 बड़े बड़े पार्टों में इसको बांट लें, और बांटने के बाद अगर हम लोग देखें तो वर्षा की मात्रा कुछ ट्रेंड ऐसा है, ऐसा वर्षा की मात्रा ऐसे जाएगी। ये देखिए मानसून ये ऐसे जाता है ये। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस सारे अलग अलग पार्ट में अलग अलग ऊंचाई पर हिमरेखा मिलती है। जैसे देखिए यहाँ पर 4420 ये औसत है, नेपाल वाले में 4500 देखिएगा भाई है, कुमायूं वाले में 5200 है मीटर पर, देखिए आपको मिल जाएगा कुमायूं में। उसके बाद फिर आपका पंजाब में 5185 है, 5185, उसमें मात्रा देखिए वर्षा कम हो जाती है। उसके बाद कश्मीर वाले में आपका 6000 मीटर एवरेज। तो हम लोग देखिए यहाँ पर चूंकि वर्षा ज्यादा मिल जाती है, जलवाष्प भी मिल जा रही है, समुद्र तट से इसके नजदीक है, इसलिए यहाँ पर कम ऊंचाई पर हिमरेखा है, उसके तुलना में यहाँ ज्यादा है और यहाँ ज्यादा है। और चूंकि मानसून बाद में पंजाब तक देखिए ऐसे दिल्ली की तरफ मुड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर देखिए इसके तुलना में कम वर्षा हो जाती है, यहाँ तो और कम हो जाएगी। तो ये हम लोग घटते हुए क्रम में हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखो तो ये एक आइडिया होना चाहिए। जो ग्लेशियर है भारत में, जो भी ग्लेशियर पाए जाएंगे देखिएगा, तो मैंने कहा जो ऊंचाई पर, जो पर्वतीय क्षेत्रों में देखिए ये जो ग्लेशियर पाए गए हैं, ये ग्लेशियर, ऐसे ग्लेशियर को जो कि ध्रुवों के नजदीक ना हो, पर्वतों के पहाड़ियों के चोटी पर हो, पहाड़ों के चोटी पर हो, ऐसे ग्लेशियर को अल्पाइन ग्लेशियर कहते हैं। तो ग्लेशियर 2 तरह के होते हैं, जो ध्रुवों के नजदीक हैं, तो ध्रुवों के नजदीक टेम्परेचर इतना कम होता है, ऑलरेडी सारा पानी बर्फ जम जाता है, इसलिए वहां पर तो ध्रुवीय ग्लेशियर हो जाएंगे, और वो भारत पूरे विश्व में लगभग 99% हैं। लेकिन ऐसे ग्लेशियर जो पर्वतों की चोटियों पर हो, एक निश्चित ऊंचाई के बाद, हिमरेखा के बाद पाए जाते हो, ऐसे ग्लेशियर को अल्पाइन ग्लेशियर कहते हैं। और भारत में अगर कोई आपकी बात पूछे तो भारत में अल्पाइन ग्लेशियर ही हैं, क्योंकि भारत कोई ध्रुवीय क्षेत्र में तो है नहीं। तो भारत में ग्लेशियर किस टाइप के हो जाएंगे, कोई की बात पूछे तो अल्पाइन ग्लेशियर हो जाएंगे। अब ये जो ग्लेशियर की मात्रा देखिए धीरे धीरे अब ये ग्लेशियर बनता भी रहता है और पिघलता भी रहता है। दिन में टेम्परेचर बढ़ा, हल्का हल्का ग्लेशियर पिघलता भी है और ग्लेशियर बनता भी है, लेकिन अब पिघलने का दर ज्यादा हो रहा है और ग्लेशियर बनने का दर जो है कम है। इसलिए ग्लेशियर की अब हमारी चौड़ाई, उसकी लंबाई वो घटती चली जा रही है, ग्लेशियर लगातार खत्म हो रहे हैं, ग्लेशियर कमजोर पड़ रहे हैं। और जिसका बहुत बड़ा फर्क हमारे यहाँ, बहुत बड़ा कारण अगर कोई पूछे इसमें देखें तो ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन का, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। देखिएगा तापमान में वृद्धि, देखिए कभी कभी देखते बादल फट जाता है इस इलाकों में। आपको केदारनाथ घटना याद होगा, वहां पर बादल फटा था तो पूरा ग्लेशियर ही, जो चौराबाड़ी ग्लेशियर था, पूरा ग्लेशियर ही फट गया था, तो उससे ग्लेशियर कमजोर हो जाता है, ग्लेशियर कमजोर पड़ जा रहे हैं। वर्षा की मात्रा, अब अचानक बहुत अधिक वर्षा हो जा रही है, वर्षण की मात्रा, इन सब से अधिक होने से, बादल फटने से ग्लेशियर जो में अब बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। भारत के जो ग्लेशियर है देखिएगा वो अल्पाइन ग्लेशियर हैं, और इनमें से अधिकतर ग्लेशियर प्लीस्टोसीन काल के हैं, सब काल है प्लीस्टोसीन काल के। तो ये सब कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, पता होना चाहिए।
भारत में कैसे ग्लेशियर पाए जाते हैं? अल्पाइन ग्लेशियर। किस कालखंड के हैं? तो लगभग प्लीस्टोसीन काल के। एवरेज जो ग्लेशियर यहाँ पर हैं वो 3 से 5 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर हैं। देखिए सियाचिन ग्लेशियर लगभग 75 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये एवरेज लगभग यहाँ से छोटे छोटे ग्लेशियर यहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ बड़े बड़े भी ग्लेशियर हैं, हम लोग उनके बारे में देखेंगे, उन्हीं पे सवाल बनते हैं। तो ग्लेशियर पे एक सिंपल समझ हम लोग बना लें कि पृथ्वी पर जो बर्फ रूपी कठोर चट्टान पाई जाती है उसी को ही हम लोग हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। ये ग्लेशियर प्रायः 2 तरह के होते हैं, ध्रुवीय ग्लेशियर और अल्पाइन ग्लेशियर। ध्रुवीय क्षेत्रों के सहारे 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ इसके आसपास जो सहारे जो ग्लेशियर पाए जाएंगे उनको हम लोग ध्रुवीय ग्लेशियर कहे जाएंगे। और पूरे विश्व में ऐसे लगभग 99% ग्लेशियर ध्रुवीय ग्लेशियर ही हैं। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम लोग एक निश्चित किसी पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में एक निश्चित ऊंचाई के बाद अगर वहां पर ग्लेशियर की स्थिति पाई जाती है तो ऐसे ग्लेशियर को हम लोग अल्पाइन ग्लेशियर कहते हैं। भारत में पाए जाने वाले जो ग्लेशियर है वो अल्पाइन ग्लेशियर के उदाहरण है। चाहे वो हमारे भारत में जो ग्लेशियर हैं वो मुख्यतः हमें जम्मू कश्मीर यानी हमें कश्मीर के क्षेत्र में, हिमाचल के क्षेत्र में, उत्तराखंड के क्षेत्र में, सिक्किम के क्षेत्र में और अरुणाचल के क्षेत्र में मिलते हैं। हिमालय के क्षेत्रों में हमारे यहाँ अधिकतर ग्लेशियर मिलते हैं। दक्षिण भारत में हमारे यहाँ ग्लेशियर नहीं पाए जाते हैं। उत्तर भारत में ग्लेशियर है वो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय इन्हीं चोटियों पर्वतीय श्रृंखलाओं के सहारे या पीर पंजाल धौलाधर के सहारे भी कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं, ये हम लोग देखेंगे। भारत में जो ग्लेशियर है प्लीस्टोसीन काल के ग्लेशियर हैं। यहाँ पर अधिकतर ग्लेशियर 3 से लेकर 5 किलोमीटर चौड़े ग्लेशियर हैं। इन ग्लेशियरों में वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो हमारे भारत में जो ग्लेशियर हैं उनके पिघलने की दर और ग्लेशियर बनने की दर में पिघलने की दर अधिक होने से ग्लेशियर का आकार धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, सिकुड़ रहे हैं। आज वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, अचानक अत्यधिक मात्रा में वर्षा हो जाना, किसी क्षेत्र में बादल का फट जाना, इन सब कारणों से जो ग्लेशियर हमारे हैं, ठीक है। इन सब के अलावा हम लोग और देखें जैसे सियाचिन है, युद्ध स्थल बना हुआ है। अधिक ऊंचाई पर वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, टेम्परेचर पानी गर्म करना लोग ले रहे हैं। इन सब धीरे धीरे इन सब से या बहुत काराकोरम क्षेत्र में जो चीन ने सड़क बना दी है, उन चीन में सड़क बनाए जाने की वजह से उसके आसपास जो हल्का सा नगरीय विकास होने लगा, उन सब से भी ग्लेशियर के जो हम लोग ग्लेशियर पर उस पर जो है आपका उस पर प्रभाव पड़ रहा है, उस पर निगेटिव पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सब बहुत सारे कारणों से ग्लेशियर के आकार में कमी आ रही है। तो ये हमें ग्लेशियर पे एक बेसिक समझ थी जो मैंने आपको बता दिया। हिमरेखा मैंने बता दिया कि हिमरेखा पर बहुत बड़े मात्रा पर वर्षा की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा, समुद्र से दूरी, किस अक्षांश पर ये पर्वतीय क्षेत्र स्थित है, उस सब का बड़ा प्रभाव पड़ता है। उन्हीं के आधार पर हिमरेखा निर्धारित होती है। भारत में अगर हम लोग देखें तो पूर्वी क्षेत्र में समुद्र तट से उसकी दूरी ज़्यादा है, वो निम्न अक्षांश की स्थितियों पर है, वर्षा की मात्रा वहाँ ज़्यादा होती है, जिन कारणों से वहाँ पर आपका हिमरेखा की ऊंचाई कम पाई जाती है। वही पश्चिमी हिमालय में ज़्यादा पाई जाती है, ये हमने देख लिया है। महान हिमालय के औसत हमने देखा। तो ये सब कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी, वो हमने कवर किया। इन सब का मतलब मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि अगर इस पर कभी कुछ बने या बोलने के लिए आए तो कम से कम कुछ स्टेटमेंट तो आपके पास रहें। आप भी कुछ स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, बता सकते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर तो बहुत है। मैं आपको मैटर में लगभग 70-80 ग्लेशियर, आपको जो मैटर है उसमें 70-80 ग्लेशियर दिए हुए, लेकिन वो सब आपको नहीं जानने हैं, बस इसलिए मैंने एक बार आप पढ़े रहिएगा। अब ग्लेशियर को अगर हम लोग देखें तो वही एक किस राज्य में है और उस पर क्या सवाल बन सकता है, हम लोग उसको अगर देख ले रहे हैं। तो ग्लेशियर में अगर हम लोग देखिए तो ग्लेशियर का नाम देखिए, और आपका राज्य या कोई इसकी विशेषता हो अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग देखें ग्लेशियर में तो कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको अगर हम लोग देखें देखिए भाई ये कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं। हम लोग ये देखें, सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये है सियाचिन ग्लेशियर, सबसे इंपॉर्टेंट सियाचिन ग्लेशियर। ये पूरे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है।
विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो पिंडरो ग्लेशियर है, जो कि तिब्बत के क्षेत्र में स्थित है, पिंडो डेक्रो के नाम से। लेकिन भारत का जो ग्लेशियर सियाचिन है विश्व का 2nd नंबर का है और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कुछ दिन पहले कुछ किताबों में स्काईमी या आपका स्काईमी या स्कामरी था, उसको हटा दीजिए। सबसे बड़ा ग्लेशियर आंसर आ जाए सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा भाई। देखिए आयोग भी इसी को आंसर मान रहा है। इसका सबसे आपका सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर पे युद्ध हो चुका है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कभी आज के बाद सवाल पूछे तो कौन ग्लेशियर हो जाएगा भाई? सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर। उसके बाद अगर हम लोग देखें, नाम है केवल ये रेमो ग्लेशियर, ये साल्टरो ग्लेशियर, ये देखिएगा ये साल्टरो ग्लेशियर हो जाएगा। ये देखिए आपका बाल्टरो ग्लेशियर। तो ये देखिए आपका सियाचिन ग्लेशियर, साल्टरो ग्लेशियर, बाल्टरो ग्लेशियर, आपका रेमो ग्लेशियर, ये ग्लेशियर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये बतुरा, ये देखिए ये ग्लेशियर चोमोलुंगमा, ये ग्लेशियर देखिए भाई खारदोपीन ग्लेशियर, सब काराकोरम जो क्षेत्र है सब वहीं पर है, पूरा काराकोरम, ये काराकोरम ये सब लद्दाख वाला क्षेत्र है। खारदोपीन देखिए ये ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर। तो बतुरा, चोमोलुंगमा, हिस्पार, खारदोपीन, ये सारे ग्लेशियर देखिए आपके सामने दिख रहे हैं। उसके बाद देखिए पुनमा, ये देखिए भाई ये है इस्कामेरी ग्लेशियर या ससाइमी ग्लेशियर, इस्कामरी या ससाइमी ग्लेशियर। ये ग्लेशियर आपका पुनमाह ग्लेशियर, मैं लिख दे रहे हैं पुनमाह, ये ग्लेशियर एक और है बियाफो ग्लेशियर, और भी बहुत हैं, हरी पर्वत, मैसिफ हरी पर्वत, बहुत है, बस केवल आप सोचिए। तो ये जो ग्लेशियर आप देख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं। ये सब ग्लेशियर आपके, ये सारे ग्लेशियर काराकोरम क्षेत्र में हैं, और ये जो ग्लेशियर आप देख रहे हैं सारे ग्लेशियर लद्दाख क्षेत्र में हैं। तो आज के बाद अगर कोई पूछे आपके बारे में एक बेसिक कम से कम नाम रहे तो आप सियाचिन ग्लेशियर में केवल मत जानिए। सियाचिन ग्लेशियर है, रेमो ग्लेशियर है, बाल्टरो ग्लेशियर है, साल्टरो सांगड़ी ग्लेशियर है, इस्कामरी ससाइमी ग्लेशियर है, पुनमा ग्लेशियर है, बियाफो है, चोमोलुंगमा है, बस भिस्पार है, बियाफो है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ऐसे बहुत सारे देखिए ग्लेशियर के नाम हैं। और मैटर में आपको सब दिए भी गए हैं, देखिएगा जब आप मैटर में पढ़ेंगे तो भी आपको हरी पर्वत है, रुनरुन है, नुनसुन साफ है, पारका चीफ है, ड्रंगडून है, मचोई है, चीता कथा ग्लेशियर है, फौजी एन ग्लेशियर है, नुब्रा साफत ग्लेशियर है, सिरवारी ग्लेशियर है, बहुत सारे ग्लेशियर और भी हैं। देखिए ट्रांगो ग्लेशियर है, थौजा ग्लेशियर, तो ऐसे ग्लेशियर आपको सब नाम नहीं रखने। मैंने एक बेसिक आपको बता दिया कि ये सारे जो ग्लेशियर मैंने बताए इन सबके नाम जरूर जाने, क्योंकि सारे ऑक्सफोर्ड एटलस में है ये ग्लेशियर। आप एटलस खोलिएगा, एटलस में जो भी आपको जितने भी 2-3 तरह के आप एटलस रखिएगा, उनमें जो भी आप जब उनका फिजिकल वाला खोलेंगे, जो भी ग्लेशियर आपको दिख जाए मैप में, उनको जरूर पढ़ लीजिएगा यूपीएससी या आपका अन्य एग्जाम के लिए, क्योंकि देखिए तब इम्पोर्टेंट है, वहां पे सवाल बन सकता है। बाकी तो ग्लेशियर बहुत सारे सब मैंने लगभग कवर कर लिए हैं, तो आपको मैटर में सब है उतना आपको नहीं जानना, बस आपको मैंने बेसिक बता दिया। आज के बाद काराकोरम क्षेत्र में कोई पूछ ले तो बतुरा, हिस्पार है, देखिए पुनमा है, बियाफो है, चोमोलुंगमा है, इस्कामरी है, खारदोपीन है, सारे ग्लेशियर सब कहाँ पर है? यहाँ पर। इसके अलावा आपका सियाचिन है, साल्टरो है, रेमो है, सारे ग्लेशियर कहाँ पर है? लद्दाख क्षेत्र में है।
तो सारे लेकिन ग्लेशियर हैं, इन पे हमने देख लिया। उसके बाद देख लेते हैं भाई हिमाचल प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में है। अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश में कुछ ग्लेशियर देखें हिमाचल प्रदेश में, तो इसमें देखिए कुछ नाम हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट, जैसे अभी हम लोग देखेंगे ब्यास कुंड। अभी ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है, इसलिए ब्यास कुंड ग्लेशियर देखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ देखें सोनापानी ग्लेशियर, ये पूरे हिमाचल सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का है सोनापानी ग्लेशियर। ये पीर पंजाल और धौलाधर वाला जो क्षेत्र है वहां पर स्थित है सोनापानी ग्लेशियर। गोरा ग्लेशियर देखिए, ये चंद्रभागा ग्लेशियर, चंद्रनोहान ग्लेशियर, चंद्रनोहान, ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर है, देख लीजिएगा। ढाका ग्लेशियर, चंद्रनाहन है, चंद्रनाहन ग्लेशियर देखिएगा भाई। ढाका ग्लेशियर, ढाका ग्लेशियर, उत्तरी ढाका, जैसे आदमी कंफ्यूजन करके गलत कर सकता है ढाका, ये देखिए ग्लेशियर आपके हो जाएंगे। इन सब के अलावा अगर हम लोग देखें कुछ नाम आपका पार्वती ग्लेशियर, मुकिला ग्लेशियर देखिए, डुंडोन ग्लेशियर, डुंडोन ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर। तो सारे ग्लेशियर कहाँ पर है भाई? हिमाचल प्रदेश में। तो ये हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर हो जाएंगे। इसी तरह देखिएगा आपका, देखिए भाई बाकी सब है मैटर, मैं इसलिए सब नहीं लिखवा रहा हूँ कि कोई मतलब नहीं, आप एक तरीका जान लो कैसे हमको कवर करना था इस चीज को, हमको पढ़ना कैसे था, ये मैटर में आपको मिल जाएगा। जैसे अब उत्तराखंड मान लेते हैं, तो देखिए इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड। अगर हम लोग पढ़ें तो कम से कम गंगोत्री, गंगोत्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो गंगोत्री से गंगा नदी, यमुनोत्री है, यमुना नदी, मिलाम से शारदा, मिलाम ग्लेशियर देखिए, चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ के उत्तर में है, केदारनाथ के उत्तर में। पिंडारी ग्लेशियर। तो जो महत्वपूर्ण गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, चौराबाड़ी, पिंडारी सारे ग्लेशियर कहां पर भाई देखिएगा? उत्तराखंड में है। आप इसके अलावा आप देखिए भाई कफनी ग्लेशियर, ज्योंधर ग्लेशियर, ये डोक रियानी ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, डोक रियानी ग्लेशियर। तो आज के बाद कोई पूछे आपका गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, जोनफर ग्लेशियर, डोकरियानी ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर आपका, सोना ग्लेशियर, रलाम ग्लेशियर, देखिए रलाम ग्लेशियर, सारे ग्लेशियर कहाँ पर भाई? हमारे उत्तराखंड में है। इनको हम लोग देख ले रहे हैं। पंचचूली है, नामिक है, म्योल है, पंचचूली, नामिक, म्योल, मैंने कहा सारा आप तो आपको रखने के बच्चों एक बार जाने रहिए। सारे ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और भी ग्लेशियर, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर थे जिनको हमने देख लिया। उसके बाद सिक्किम इंपॉर्टेंट, सिक्किम में ये देखिए राथोंग ग्लेशियर, राथोंग ग्लेशियर, लोनक ग्लेशियर, एक राथोंग है, लोनक है, कंचनजंगा ग्लेशियर, ये ग्लेशियर आपका राथोंग ग्लेशियर है, लोनक ग्लेशियर है, कंचनजंगा ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट, जेमू, ये सब कहां पर है भाई? सिक्किम में। तो 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं, ये जान लीजिएगा, राथोंग ग्लेशियर, लोनक ग्लेशियर, जेमू, कई बार पूछा गया जेमू ग्लेशियर, कंचनजंगा ग्लेशियर, ये सब कहाँ हो जाएंगे भाई? सिक्किम में। आपको पता, उसके बाद फिर आपके हिसाब से क्या रहेगा? अरुणाचल प्रदेश।
तो अगर हमको ग्लेशियर पढ़ना है तो हम लोग देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख का एरिया, फिर हिमाचल देखा, फिर उत्तराखंड देखा, फिर नेपाल आ गया, उसके बाद फिर देखिए हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में, उसके बाद फिर हमारे सामने सिक्किम आ गया, फिर हमारा उत्तर आपका आ गया हिमाचल, अरुणाचल में दो हैं, एक पिचोंग और कांगतो, पिचोंग और कांगतो। तो पिचोंग और कांगतो ग्लेशियर, ये देखिए बहुत छोटा टॉपिक था, मैं इसलिए एक बार पढ़ाना चाहता था ताकि कम से कम आप उस पे, अब आपका जो व्यू बने ग्लेशियर पे वो केवल सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री के अलावा और बने थोड़ा सा। अब आप जब ग्लेशियर का नाम सुने तो आपके दिमाग में ग्लेशियर किसे कहते हैं, ग्लेशियर दो तरह के होते हैं, ध्रुवीय और अल्पाइन। भारत में कैसे ग्लेशियर पाए जाते हैं, भारत में ग्लेशियर हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं, चाहे ट्रांस हिमालय हो, काराकोरम ट्रांस हिमालय का पोर्शन हो, चाहे उसके बाद हमारा ग्रेट हिमालय में हो, चाहे वो मिडिल हिमालय के क्षेत्र में हो, खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, यहीं पर हिमालय क्षेत्र जहाँ तक फैला वहीं हमारे यहाँ ग्लेशियर पाए जाते हैं। अल्पाइन ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर में मैंने कहा हिम रेखा के ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है, जो हिमनद जिसको हम लोग कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं या हिमानी कहते हैं। हमने देख लिया था कैसे हिम रेखा को किस अक्षांश पर ये कोई अवस्थिति, कोई हमारा स्थलाकृति या किस स्थान पर है, उसकी दशाएं कैसी हैं, समुद्र से उसकी दूरी कैसी है, वहाँ वर्षा की मात्रा कैसी है, वहाँ जलवाष्प की मात्रा कैसी है, इन सबको देखते। पश्चिम में ग्लेशियर की कोई पूछे हिमरेखा ऊंचाई क्यों है, सबसे बड़ा कारण वहाँ पर वर्षा की मात्रा प्रभावित करती है। हम लोगों ने देखा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर हिमरेखाओं की ऊंचाई देखी, उनके रीजन पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने महत्वपूर्ण ग्लेशियर के बारे में बात की और ये जाना कि सियाचिन के अलावा भी ग्लेशियर हैं। और एक दिमाग में बैठना चाहिए कि हम लोग जब ग्लेशियर को पढ़ें तो कम से कम 50-60 ग्लेशियर इनको 2-4-5 बार पढ़ें। और खासकर जब 2-4-5-6 तरह के जो भी मैप आपके पास हों, उन मैप में जो जो ग्लेशियर आपको दिख रहे हों उन ग्लेशियर को आप जरूर जानें, चाहे वो पुनमा हो, चाहे रेमो हो, चाहे स्कामरी हो, चाहे बियाफो हो, चाहे बतुरा हो, चाहे वो हिस्पार हो, जो भी ग्लेशियर आपके सामने आ रहा है, चाहे वो चुमुलुंगमा हो, चाहे खारदोपिन ग्लेशियर हो, चाहे वो आपका सियाचिन ग्लेशियर हो, चाहे बाल्टेरो हो, चाहे वो साल्टेरो हो, चाहे जो भी ग्लेशियर हमारे सामने दिख रहा है। उसके बाद चाहे वो सोना पानी ग्लेशियर हो, चाहे वो जेमू ग्लेशियर हो, चाहे वो लोना ग्लेशियर हो, चाहे वो कांगतो ग्लेशियर हो, चाहे वो पिचोंग ग्लेशियर हो, जो भी ग्लेशियर हैं जिन पर भी हमको मैप दिख रहा है उन ग्लेशियर पे हम लोग वर्कआउट करेंगे, मेहनत करेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के साथ साथ हम लोग बाद में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जो जो ग्लेशियर अगर 1-2 बार इनको रिवीजन करते रहेंगे तो इनके नामों से हमारा परिचय हो जाएगा और इन पर कभी कोई सवाल पूछा जाएगा तो हम लोग उनका बहुत आसानी से जवाब दे लेंगे। तो इस चीज़ को पढ़ने पे आज का जो क्लास था, इस क्लास में हम लोगों ने घाटियाँ और आपका ग्लेशियर, 2 छोटे छोटे टॉपिक थे, एक साथ कवर किए क्योंकि एक साथ पढ़े ही जाते हैं। अब इन दोनों पे कभी कोई सवाल बने, चाहे यूपीएससी में हो, चाहे वो अदर स्टेट सर्विसेज में हो, कभी गलत नहीं होना चाहिए। इनको अगर इतना पढ़ के आप जाते हैं तो इन पे बनने वाले सवाल को आप जरूर कवर कर लेंगे। बाकायदे करंट मैंने कहा जो चर्चा से फूलो घाटी, इसमें जोशीमठ बहुत चर्चा में है, फूलो घाटी जस्ट उसके उपास में है, उसके बारे में आप जाने रहिए और डिटेल्स में देख लीजिएगा, ये चर्चा में हो जाएगी। तो जो किसी वजह से कोई चर्चा में हो उन पर आपको ज़्यादा वर्कआउट करना है। इधर फूलो घाटी को सब लोगों ने पढ़ा है, उसके बारे में जानते हैं, लेकिन चूंकि चर्चा में है, करंट में है और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरह इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें हमारे सामने आए या कोई ग्लेशियर चर्चा में आए, किस पर कभी कोई रिपोर्ट आए, जलवायु परिवर्तन के ग्लेशियर पर रिपोर्ट आ रही है, कौन से ग्लेशियर घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अगर उनके नाम कुछ आ रहे हैं तो उन पर भी हमें वर्कआउट कर लेना है ताकि उस पर कभी सवाल बने तो हम लोग आसानी से उसको जवाब दे। तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। आज हम लोग यहीं रखते हैं। धन्यवाद।